साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, बिहार में राजनीतिक तापमान जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और आजकल पोल खोल की मानो प्रतियोगिता ही तो चल रही है और इसमें सबसे केंद्रीय भूमिका में दिखलाई दे रहे हैं जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने मानो ठान लिया है कि हर की पोल खोल डालनी है और जिससे सारे राजनीतिक दल जो हैं दोस्तों और उनके नेता जो हैं घबराए हुए हैं, परेशान हैं, बदहाल हैं और सबसे ज्यादा बेहाल है मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। अरे क्या ठिकाना भैया, हिमाचल में जो जो किया है वो कारनामा कहीं सामने ना आ जाए। और राष्ट्रीय जनता दल के तो मत पूछिए, ऐसी बख्शिया उधेड़ रहे हैं प्रशांत किशोर कि कहना ही क्या है। तेजस्वी से लेकर अभी तो भाई वीरेंद्र का मामला बहुत गर्म है। बड़ा एक वीडियो वायरल हुआ भाई वीरेंद्र का, जो एक पंचायत सचिव के साथ वो बात कर रहे थे। किस तेवर में बात की उन्होंने, किस भाषा में बात की उन्होंने, मर्यादा को कहां ताक पर रख दिया था उन्होंने, ये तो बातें आप सब जानते हैं। सबसे पहले पोल खोली दोस्तों उन्होंने, भाजपा के अध्यक्ष थे उनकी, और उसके बाद और स्टार लीडर है भाजपा जिनको आगे कर रही है। बताया जाता है पटना में कि भैया मुख्यमंत्री के चेहरा तो वही होंगे भाजपा की ओर से, क्योंकि वो कुशवाहा समाज से आते हैं। वो शकुनी चौधरी के साहबजादे हैं, वही शकुनी चौधरी जिनका एक वीडियो बहुत वायरल है, हमारे पीएम मोदी जी के खिलाफ है वो वीडियो। पता नहीं क्या क्या वो बक रहे हैं, कह रहे हैं वो शकुनी चौधरी। अब रहे नहीं, आरजेडी में भी रहे, जदयू में भी रहे, उन्हीं के साहबजादे हैं सम्राट चौधरी। ये भी आरजेडी में रहे, जदयू में रहे, आजकल भाजपा में। और 10 साल में इनकी उम्र जो है दोस्तों दुगना या 2.5 गुना बढ़ जाती है। 10 साल के अंदर ये 7वीं से डॉक्टरेट की डिग्री ले लेते हैं, वो भी लिटरेचर में। तो ये पोल खोल की क्या कहानी है दोस्तों, पूरा हम समझेंगे। पहले प्रशांत किशोर की क्या रणनीतियां, क्या कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उसके बाद ये सब क्या कर रहे हैं। हमारे साथ है पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा, उनसे हम समझते हैं। जी शैलेंद्र जी, क्या बात है, क्या कहानी है। देखिए शाहरुख जी, बिहार में चुनाव है तो राजनीतिक तापमान तो निश्चित रूप से बढ़ा ही रहेगा जी। और जो सियासत चल रही है उसमें निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं जो होड़ मची है तो यह है जो किस तरीके से हम दूसरे दलों पे, चाहे दलों के नेताओं पे, प्रमुख चेहरों पे हम भारी पड़े। तो ये एक कवायद पिछले कह सकते हैं जो कुछ दिनों से या महीनों से चल रही है। कहीं उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, राहुल गांधी भी शामिल हैं और अब वहाँ पे प्रशांत किशोर जो इस पूरे चुनाव को, बिहार विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं जनस्वराज पार्टी के जरिए। और वो कह भी चुके हैं जो हर सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, यानी किसी से गठबंधन नहीं होगा। तो त्रिकोणीय बनाने की दिशा में ही जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं तो नए नए चीज़ों का वो खोल भी रहे हैं। अब उसी खोल में आप पोल खोल जो आपने कही है बातें, तो उसमें जैसे पिछले दिनों आपको याद भी होगा जो कैसे वो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, उनको लेकर के एक बड़ा खुलासा किया था। जो किशनगंज में एक कोई सरदार जी का हॉस्पिटल था, MGM, हाँ, माता गुजरी देवी हॉस्पिटल करके ऐसे। तो उस पे उन्होंने, जैसे उनका दावा है, जो परिजन है माता गुजरी देवी के सरदार कोई हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उनका ये दावा जाता है, हाँ, तो उनका दावा है जो वो एक समय वहाँ पे क्लर्क हुआ करते थे, बाद में ये दिलीप जायसवाल, और बाद में उन्होंने उस ट्रस्ट से ना सिर्फ उनके परिजनों को बाहर कर दिया बल्कि गलत तरीके से उन्होंने उसके ऊपर कब्जा भी कर लिया, डायरेक्टर बना दिया, वो कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद फिर ये चीजें परिस्थितियां आई थी और कई आरोप उन्होंने लगाए भी थे प्रशांत किशोर ने, जो वहां से अब तक 50 प्रमुख राजनीतिक दलों के बेटा बेटी या उनके रिश्तेदार जो हैं वो डॉक्टरेट मतलब की पढ़ाई कर चुके हैं, डिग्री ले चुके हैं। तो एक बड़ा खुलासा था। और राबड़ी देवी को भी घेरा था, कहा था कि दिलीप जायसवाल बहन मानते हैं राबड़ी देवी को, और कहा था कि राबड़ी देवी के टेन्योर में ही ये सब हुआ था खेल, ये सब चीजें हैं। तो वाकई एक बड़ा खुलासा था वो, और यही वजह है जो आरोप भी लगाया था, जो राजद भी इस मामले को लेकर इसलिए नहीं मामले पे नहीं कुछ मुंह खोल रहे, चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी भी सहभागिता रही है, उनके शासनकाल में ये चीजें रही है। अब जो उन्होंने प्रशांत किशोर ने एक दूसरा प्रशांत जी, ये शैलेंद्र भाई, वो ये है कि
अब कोई भी पूछता है ना इस बात को एमजीएम के बारे में, दिल्ली जायसवाल तो हाथ जोड़ लेते हैं पत्रकारों से, अरे ये सब मत पूछिए, ये सब मत पूछिए। इतना घबरा गए, इतनी घबराहट हो गई है, बात ही करना पसंद नहीं, किसी पत्रकार के सवाल का इस मुद्दे पर जवाब नहीं देते हैं। तो अब प्रशांत किशोर ने दूसरा एक बड़ा धमाका कह सकते हैं किया है या पोल खोल किया, वो है सम्राट चौधरी को लेकर के। सम्राट चौधरी, आप जैसा आपने भी बताया दर्शकों को और हम सभी भी जानते हैं, जो वो शकुनी चौधरी उनके बेटे हैं और लंबे समय से अलग अलग दलों में सियासत करते रहे। सबसे पहली बार वो 1999 में, उस समय राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में वो मंत्री बनाए गए थे। हालांकि उम्र संबंधी विवाद को लेकर के वो मामला चला और बाद में वो मंत्रिमंडल से हटा दिए गए थे, जबकि ये होना नहीं चाहिए था। ये उम्र संबंधी विवाद मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि यदि आज की परिस्थितियों में आप देखेंगे तो बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पे है ना, उसमें उनकी उम्र जो है वो 1968 दिखाई गई है, जन्म तिथि जो है दिसंबर या जुलाई के महीने में, और वो 1968 दिखाई गई। यानी 1999 में आपकी उम्र तो 31 साल हो गई थी, तब तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं थी, जब आप विधायक भी बने रह सकते थे, तो वैसे कोई मसला ही नहीं आया था। लेकिन खैर ये बाद में चीजें सुधारी गई ना, वो एक अलग मसला है। मैं बस सिर्फ इस चीजों को छेड़ा भर था। तो उस सम्राट चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर ने अब ये खुलासा किया है। 2010 में 10 में 28 और 20 में एकदम बढ़ गया। अच्छा, 20 में तो खैर वो 51 साल बता रहे हैं जी। वो दर्शक देख भी सकते हैं जो कैसे जो तथ्य उनके सामने कागज के रखे गए हैं, तो उसमें ये है जो 2020 में वो 51 साल के हो गए, है ना। तो जो अब मतलब कि आप उम्मीद कर सकते हैं जो उसके हवाले से भी आप जो बिहार विधान परिषद के साइट पर है, मतलब 2010 में 28 साल के थे और जून 2020 में 51 साल के हो गए। यदि मान लीजिए इन तथ्यों मतलब 23 साल उनके ऊपर बढ़ गए, 10 साल में वो बढ़ गए, तो एक बड़ा। और दूसरा उनके नाम को लेकर के भी प्रशांत किशोर ने एक बड़ा खुलासा है। नाम ये कहा जो उनका असली नाम राकेश कुमार है, उर्फ सम्राट चौधरी। हाँ, पहले वो सम्राट चौधरी लिखते हैं, उर्फ राकेश कुमार लिखते हैं, तो ये एक अलग मसला था, तो जिसको लेकर के उन्होंने बात कही। और दूसरी बात जो आपने भी जिसकी चर्चा की, जो कैसे वो मतलब कि 2010 में वो अपने आप को 7th पास कहते हैं, लेकिन 2020 में वो यूएसए से डिलीट की उपाधि धारण करने की एक बात। हाँ, डॉक्टर, यानी 10 साल में आपने ऐसी कौन सी पढ़ाई कर ली जिससे आपकी शैक्षणिक योग्यता डिलीट तक की हो गई, और किस तरीके से किया आप 10 सालों में, आप कैसे संभव है ये। तो तमाम ऐसे चीजें हैं जिनके आधार पर उन्होंने सीधा हमला, एक कह सकते हैं जो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व पे बोला है, उनके उम्मीदवारी या उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ साथ उनके शैक्षणिक और तमाम उन चीज़ों पे जो किस तरीके से वो धोखाधड़ी में शामिल हैं या चीज़ें फर्जीवाड़ा उन्होंने न सिर्फ अपनी उम्र संबंधी बल्कि अपनी शैक्षणिक योग्यता। पहले प्रशांत किशोर कहते थे कि भाई 9वीं फेल तेजस्वी यादव, सम्राट को बता दिया भाई 7वीं फेल। तो हालांकि देखिए इस मामले को लेकर के ये प्रसंग इसलिए भी अभी तूल पकड़ा हुआ है राजनीति को कि इस मामले को लेकर के अब प्रशांत किशोर के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है, जो कैसे बीजेपी के एक नेता हैं, कार्य समिति सदस्य, बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्ण कुमार, उन्होंने गांधी मैदान थाने में ये मामला दर्ज है, जो जानबूझ के वो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ गलत बयानबाजी आरोप लगा करके उन्होंने ये उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं। तो ये एक अलग मसला है, लेकिन ये एक बात जरूर है जो इस खुलासे ने निश्चित रूप से बीजेपी को बैकफुट पे लाने का काम किया है, क्योंकि पहले दिलीप जायसवाल को लेकर के ठीक है आपके आरोप लग सकता था, लेकिन वो एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आप समझ रहे थे, लेकिन अब नहीं, उनके तो जो जिनका मेडिकल कॉलेज था एमजीएम की बात है, तो जो सिख समुदाय है, वो परिवार है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निश्चित रूप से पहले उन्होंने ही बताया और बाद में प्रशांत किशोर ने इस मसले को उठाया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहे अपने बयानों में, तो निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी वो एक राजनीतिक आप उसको आरोप प्रत्यारोप की श्रेणी में कह सकते थे। लेकिन इस बार जो प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के ऊपर जो हमला किया है या उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए, वो तो आप समझिए ना, जो वो चुनाव आयोग में जो आपने अपना शपथ पत्र दिया है, चुनावी हलफनामा देगा, उसके आधार पे आप कह रहे हैं, यानी आप अपनी तरफ से कोई बातें नहीं, कोई आरोप नहीं लगा रहे, आप उनके ही दर्ज उनकी चीजों जानकारियों के आधार पर आप ये कह रहे हैं
यदि मान लीजिए, देखिए अभी आप यदि 2010 में वो 28 साल के थे, मान लीजिए यदि हम अभी उसको ये कर लें, तो क्या 1999 में जब वो पहली बार राबड़ी देवी की सरकार में मंत्रिमंडल में मंत्री बने थे, तब तो उनकी उम्र कितनी हो जानी चाहिए? सिर्फ मतलब कि 18 साल की, सॉरी 17 साल की उम्र में होने। तो क्या ये एक राजनीतिक तौर पर या एक मतलब आप समझ सकते हैं जो सार्वजनिक जीवन में जिस रूप में भी, तो क्या 17 साल की उम्र में कोई राज्यपाल ऐसा या कोई मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है क्या? 17 साल के लड़के को जो नाबालिग की श्रेणी में आता है वो उसको मंत्री बना देगा? यानी पहली गलती तो उन्होंने 2010 में ही कर दी थी, जब आप अपनी उम्र हटा दिए गए थे, नहीं हट गए थे 1999 में, लेकिन वो मंत्री से आप हटे थे। लेकिन आपने उस परिस्थितियों को, क्योंकि उसमें ये भी कहा जा रहा है, हालांकि मुझे उस एक चीज़ों को चेक करना होगा, जो 1999 में वो बताया जा रहा है, जो पहले वो मंत्री बन गए और बाद में फिर वो विधायक का चुनाव जीते हैं, तो वो एक अलग तथ्य है। और यदि वो सही तो ऐसा तो होता है, 6 माह का समय रहता है। बिल्कुल सही है, लेकिन फिर वही मेरा सवाल वही रहेगा, यदि 2010 में आपकी उम्र 28 साल थी, तो क्या 1999 में आपकी उम्र 17 साल थी? हम तो उसी के आधार पर कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो 2010 में यदि आप 28 साल के थे, तो 2020 में आप कैसे 51 साल के हो गए? यानी 23 साल कैसे उम्र आपकी बढ़ गई? तो निश्चित रूप से ये एक ऐसे तथ्य हैं जिस पे चुनाव आयोग को तो गंभीर होना चाहिए और उनको ये सवाल उठाना भी चाहिए, क्योंकि मुझे याद है जो झारखंड में भी कई नेता मंत्री ऐसे रहे हैं जो अपनी उम्र को लेकर के कभी गंभीर नहीं रहे, जबकि आप शपथ पत्र में उन चीज़ों को लेकर के हमेशा बताते रहे हैं। और यदि वहाँ पर इस तरह की गलतियाँ होती हैं, तो फिर ये SIR का क्या मसला चल रहा है? SIR के मसले पर तब तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि मान लीजिए वो पेपर नहीं दे पा रहे, उससे कोई मतलब नहीं, वोट देने का तो उनको अधिकार होगा ना, वो 28 साल के हों, चाहे 48 के हों, चाहे 18 साल के हों। 18 साल से जब ऊपर है तब तो फिर वो SIR के तहत वैसे भी वो है। यदि आप मानते हैं जो उम्र संबंधी कोई चीज़ें नहीं होती हैं या उसका फिगर वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं आपके लिए लगता है, तब तो फिर आप SIR को लेकर के भी आप वो बातें कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा मसला है जिसपे नहीं, अब पटना में शैलेंद्र भाई सब हड़कंप सा मचा हुआ है। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात दूसरे जो लीडर हैं, खबर ये हमारी 2-3 पत्रकारों से बातचीत हुई कि जैसे कि कोई मीडिया हाउस है ना, इन्वेस्टिगेटिव टीम रखता है अपनी खबरों के लिए, वैसे टीम रखी है प्रशांत किशोर ने और सबका काला चिट्ठा निकलवा रहे हैं वो। उसमें कई बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, IAS भी हैं, IPS भी हैं और कई पॉलिटिकल लीडर हैं, मंत्री हैं, और इससे सब सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी भी घबराए हुए हैं। अरे भैया पता नहीं चला, हमारा नहीं कुछ निकल जाए। नेता घबराए हुए हैं, सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि मंगल पांडे जो वो घबराए हुए हैं। देखिए उनका बड़ा कारोबार जो है हिमाचल वगैरह में फैला हुआ। यदि ये तैयारी है प्रशांत किशोर की, तो निश्चित रूप से देखिए हड़कंप मचे, वो अलग बात है, राजनीतिक तौर पर उसकी चीज़ों को या फिर उस मामले को कैसे लेते हैं वो अलग बात है। लेकिन ये घटनाक्रम हमें याद दिलाता है जो 2015 के चुनाव में दिल्ली में, जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे दिल्ली में, तो उस समय अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा ही कर रहे थे। यानी हमें ये लग रहा है जो जिस तरह उस समय अरविंद केजरीवाल नहीं, वो तो एक पर्ची लेकर जेब में घूमते थे, VP सिंह जैसा कि ये पर्ची है। यहाँ से कोई पर्ची नहीं, ना VP सिंह चले गुजर गए, VP सिंह ने कभी नहीं देखा कि पर्ची में क्या है फोर्स मामला, और ना केजरीवाल। लेकिन ये पर्ची नहीं दिखाती है तो खुलेआम बता रहे हैं। अभी जो लाइव सिटीज एक चैनल है बड़ा चर्चित है बिहार में, उसका प्रोग्राम था कॉन्क्लेव का, वहां उन्होंने कहा है, लाइव प्रोग्राम था प्रशांत किशोर ने। और वो तो आपने जिक्र भी किया ना भाई, इलेक्शन कमीशन के में सब है जानकारियां निकाल लीजिए, देख लीजिए अगर गलत है तो। हालांकि इस मामले में उन्होंने कहा जो वो एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, हाँ कहा है। तो ये एक वाकई देखिए मामला चाहे जैसे भी हो, जिस रूप में नहीं, मेरा सवाल ये है, देखिए मेरा SIR नहीं है सवाल, मेरा सवाल है प्रशांत किशोर और उनका पोर्टल अभियान, इसका क्या असर पड़ेगा? जो हड़कंप मचा हुआ है, अब विधानसभा चुनाव के लिए 2-3 ही माह बाकी है, मतलब अक्टूबर तक तो हो ही जाएगा मुझे लगता है ना, तो और क्या हो सकता है और इसका क्या असर पड़ेगा? असर तो बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिहार की जनता जो है वो राजनीतिक, आप देख रहे हैं ना कि हर जगह पद यात्रा कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, रुके नहीं रहे रोज। वो ठीक है, वो एक अलग बात है, उनके वो नहीं वही तो असर चुनावी कार्यक्रम का हिस्सा है वो, आप या फिर उनके अपने नहीं, और दूसरी पार्टी तो ऐसी यात्रा नहीं कर रही है ना, तो उसका असर तो अलग दिखेगा ना कि नहीं दिखेगा? क्या तेजस्वी यादव यात्रा रोज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं।
कि भाजपा का कोई लीडर रोज यात्रा कर रहा है? नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार क्या रोज यात्रा में है? नहीं है। एकमात्र पार्टी है, एकमात्र पार्टी का नेता है जो यात्रा में है रोज, हर कस्बे, गांव, जिला मुख्यालय में जा रहा है। तो अभी ये जो पोल खेल खोल है, इनके पास सारे कागजात जो आएंगे तो ये तो अब हर जगह बोलते चलेंगे। डेफिनेट, ये तो बोलना है। तो क्या असर होगा बताइए? असर तो देखिए होगा, राजनीतिक तौर पर असर निश्चित रूप से होगा। न सिर्फ पार्टी के अपने इनको कुछ फायदा इसका मिलेगा, बल्कि विपक्षी दल चाहे जिनमें, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ अभी उठा रहे हैं, कल राष्ट्रीय जनता दल के सब तो उठाएंगे। हाँ, यदि जिसके ऊपर भी वो उठाएंगे तो निश्चित रूप से उन चीज़ों को लेकर के लोगों में एक उत्सुकता तो पैदा होगी, और वो इस निर्णय की स्थिति में पहुंचेंगे जो क्या प्रशांत किशोर के साथ जाया जाए या नहीं जाया जाए, उनके उम्मीदवारों के साथ जाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इन तमाम चीज़ों का फायदा तो प्रशांत किशोर को होगा, राजनीतिक तौर पे भी, साथ ही साथ चुनावी फायदा में भी होगा। लेकिन इससे ज़्यादा या इससे एक और जो महत्वपूर्ण सवाल है इस मामले में, वो यह है जो क्या जिन एजेंसियों पे ये एक दायित्व है जो भी चुनाव में वो खड़े हो रहे हैं, है ना, उनकी पृष्ठभूमि की या उनके द्वारा जो दी जा रही जानकारी है उसका क्रॉस वेरिफिकेशन वो कैसे करते हैं। यदि ये चुनावी हलफनामे के आधार पर सारी बातें सामने आ रही हैं, तब तो सवालों के घेरे में सिर्फ चुनाव आयोग ही ना है, बल्कि वो सभी अधिकारी हैं जो निर्वाची पदाधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों या दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो ये एक देखने वाली बात होगी जो इसकी चीज़ों में, क्या ये एक सिर्फ मान लीजिए यदि ये बातें हैं, प्रशांत किशोर ने बहुत अच्छी बात उठा दी है, बहुत अलग मसला उठा दिया, लेकिन क्या इस मामले को लेकर के यदि उनके खिलाफ एफआईआर हो रहा है तो क्या वो सम्राट चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं या नहीं, या फिर वो दिलीप जायसवाल बिहार प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं या नहीं दरवाजे, या तो फिर वैसे जो क्या एफआईआर दर्ज कराने की, यदि आप सिर्फ आरोप लगा तो उनको बुलाया जाएगा तो कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। प्रशांत किशोर के बाद जो सबूत होगा वो रखेंगे, एफआईआर क्यों करेंगे? देखिए वो होनी चाहिए, क्योंकि आप जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आप एक चुनावी, आप मतलब उसको आप संविधान के रूप में भी आप कर सकते हैं, संविधान की शपथ लेकर के यदि आप गलत कर रहे हैं तो निश्चित रूप में आपके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये एक गंभीर मसला है और देखना होता है। जो चुनाव के समय तो क्या कह दिया जाता है ना कि भैया आपकी जमीन बेच दी जाएगी, आपका मंगलसूत्र ले लिया जाएगा। वो चुनाव के समय तो हर नेता बोलता है बड़ी बड़ी बात, कोई केस वेस नहीं होता है, कोई किसी पर केस वेस नहीं होता है कि मंगलसूत्र ले जाएंगे उड़ाकर। हुआ क्या कि केस, कोई केस वेस नहीं होता। अब केस कर भी दिया जाता है तो सब कोई जानता है, थानेदार भी जानता है, कोर्ट भी जानता है कि ये पॉलिटिकल जो रैलियाँ होती हैं, पॉलिटिकल जो बयानबाजियाँ होती हैं, अलग होती हैं, अलग ढंग का मामला होता है। लेकिन असर तो वो सब बोला इसलिए जाता है कि पोलराइजेशन हो वोट का, ध्रुवीकरण हो वोट का। अपने पक्ष में हर पार्टी चाहती है कि वोटर्स ध्रुवीकृत हों, यही रहता है उद्देश्य, तो यही है ना। चुनाव का उद्देश्य क्या होता है? हर पार्टी क्यों भाग लेती है कि हम जीत जाए, हमारे विधायक ज़्यादा हों, हमारे सांसद ज़्यादा हों, तो ये प्रयास है। तो मेरा फिर सवाल है, आप उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये जो पोल खोल अभियान है प्रशांत किशोर का, ये कहाँ तक पहुँचेगा और इसका क्या दिखेगा राजनीतिक परिणाम? परिणाम कुछ नहीं होगा, एक परिणाम तो सामने है पोल खोल का, जो एक एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हो, ये एफआईआर ये परिणाम नहीं हुआ। फिर देखा जब वोट की राजनीति होती है तो रिजल्ट पर क्या परिणाम होगा, ये ना वो तो देखिए विधानसभा चुनाव परिणाम तय होगा। हाँ वही तो कह रहा हूं, निश्चित रूप से वो वही तय होगा। हाँ लेकिन तो क्या लगता है इसको लेकर क्या असर पड़ेगा? तो बस यही चुनाव में तो हम तो पहले भी कह दिया, जो इसमें आपको वोटों का फायदा तो होगा ही, आपके उम्मीदवारों को इसमें राजनीतिक तौर पर तो आपको लाभ मिलेगा ही, आपको लोग गंभीरता से ले रहे हैं, आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे, राजनीतिक दल गंभीरता, नेता गंभीरता से नहीं, जिनके खिलाफ आप पोल खोलेंगे। लेकिन दूसरा एक फायदा आपको यह भी होगा, जो हो सकता है यदि वो लोगों के मन में मतलब कि जो मतदाता है उनके मन में यदि इन तमाम चीजों के आरोप रह गए तो वो उसके आधार पर भी आपको वोट करेंगे। लेकिन इसका ये भी देखना होगा जो आने वाले दिनों में कैसे कैसी चीजों का खुलासा और होता है। हाँ खुलासा तो होगा, वही कह रहा हूँ, वो उनकी टीम है भाई, वो पता लगा कि उनकी टीम है, मेहनत कर रही है टीम। वो देखिए वो टीम मेहनत करे, अच्छी बात है प्रशांत किशोर जी को, लेकिन एक साथ देखिए इसके साथ एक और ऐसा पहली बार दिख रहा है, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप तो लगाता है, लेकिन टीम रखकर चीजों को निकलवाना, फाइलों को निकलवाना है ना। एक बड़े चाणक्य कहे जाने वाले नेता, उनके बारे में कहा जाता रहता है दिल्ली दरबार में, लेकिन पटना और झारखंड इन सब में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, वो पहली बार देखने को मिल रहा है। साथियों, पोल खोल अभियान का परिणाम तो बड़ा सकारात्मक दिखने वाला है। अब देखिए क्या सकारात्मक होता है और किसके पक्ष में गेंद जाती है।
हर कोई गोल करना चाहता है और अपने आप को एक्सपर्ट मानता है। अब प्रशांत किशोर तो खुद को सबसे बड़ा एक्सपर्ट मानते हैं, रणनीतिकार मानते हैं। अब देखिए इनकी बातें, इनकी पदयात्रा में उमड़ने वाली भीड़ कितना वोट में तब्दील होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इनके पोल खोल अभियान ने हड़कंप तो मचा ही रखा है। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट दनादन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।